गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वर नाड़ी शास्त्र का आज का विषय है पर इससे पहले एक दो चीज़, लास्ट टाइम हमने जो गायत्री मंत्र का पेपर लिया था उसमें एक दो चीज़ जो रह गई थी वो पहले मैं बताना चाहूँगा। तो एक तो गायत्री मंत्र बोलना कब है, ऐसा किसी ने यूट्यूब पर भी पूछा था। तो रात को सोते समय अवश्य करना है, बेड के ऊपर बैठ के उसको, और शुरुआत में 6 महीने 1 साल तक तो उसको बोल के ही करना है, मन में नहीं करना है ताकि चित्त भटके नहीं। और हो सके तो सुबह में उठ के भी जब सूर्योदय होता है, सूर्य के सामने बैठ के भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो 2 टाइम भी कर सकते हैं, ये तो मिनिमम रात को तो करना ही है 18 मिनट तक। मतलब 18 मिनट में एक माला रिदम के साथ हो जाती है और रिदम के साथ हमें करना है। तो लास्ट टाइम हमने बताया था रिदम के साथ किस तरह इसको किया जाता है। दूसरी बात ये है कि उसमें लास्ट टाइम हमने मुद्रा नहीं देखी थी। जब हम करते तो गायत्री मुद्रा के मुद्रा को बना के इसे करना चाहिए। तो गायत्री मुद्रा में क्या है कि ये लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर और जो थंब है उसको जॉइंट रखना है, और जो राइट हैंड का जो थंब है वो उसके लेफ्ट हैंड के पाम के अंदर रखना है और नीचे से उसको सपोर्ट कर देना है। तो इस तरह इसकी मुद्रा बनती है। और फिर इसको गोद के अंदर, लेफ्ट के अंदर रखना है। दोनों हाथ रिलैक्स रहने चाहिए, इसमें टेंशन नहीं रहना चाहिए। और पैर जो है वो जब आप पालथी मार के अगर बैठते हैं क्रॉस लेग, तो पहले राइट लेग आपको अंदर लेना है, उसके बाद में लेफ्ट लेग को लेना है। तो इस तरह ये मुद्रा बनती है। और उसका महत्व ये है कि जो बॉडी के अंदर जो जब हम प्राण ऊर्जा का जो सर्कुलेशन होता है तो उसकी एक सर्किट बनी रहनी चाहिए। तो सर्किट बनाने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है पहले के ज़माने से। तो ये 2 चीज़ खास ध्यान में रखना है। इस तरह गायत्री मुद्रा बना के 18 मिनट तक आपको मंत्र जप करना है। दूसरी, लास्ट टाइम में एक डिस्कशन हुआ था कि मंत्र के अंदर जो भूर, ओम भूर्भुवः स्वः शब्द आता है, तो भूर बोलना है कि भू बोलना है। क्योंकि तावरिया जी का जो वॉइस में उन्होंने बोला है वो भू है। और पर एक क्या है कि तावरिया जी टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करते रहते थे। तो शुरुआत के सालों के अंदर जो वो किसी को पर्सनली सिखाते थे, ये पब्लिकली तो कभी उन्होंने गायत्री मंत्र सिखाया ही नहीं है, पर्सनली बताते थे। तो जो पर्सनली जो बताते थे तो शुरुआत के सालों में भू में आर बोलने का कहते थे, पर आर जो है वो लाइटली बोलना होता था। तो ऐसा लगे कि जैसे भू जैसा ही लगे, उसमें आर जैसे साइलेंट जैसा होता है, पर एकदम मतलब लाइटली होता है। तो वो उनका एक पहले लोगों को इस तरह करते थे। पर जब लास्ट में तो और फिर पर्पस के अंदर भी जो है वो भी BHUH लिखा है, भू लिखा है। तो फिर आर जो है वो फिर वो सेकेंडरी हो गया था। और वो जो खुद भी उन्होंने जो बोल के बताया था उसमें भी वो खुद भू बोलते थे। तो आप कोई भी रूप में कर सकते हैं, भू भी बोल सकते हैं या भूर भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनली भूर शब्द है, तो कई लोग ये भूर बोलना चाहते हैं, पर तावरिया जी ने दोनों बताया है। लास्ट में भू बताया है, पहले भूर बताया था। और मेरे हिसाब से तो ये तो ठीक है, भूर बोलते हैं या भू बोलते हैं, पर आप कितना दिल से उसको करते हैं इसका ज़्यादा महत्व है। अगर आप पूरी निष्ठा के साथ इसमें डुबकी मार के अगर करते हैं, मंत्र के शब्द शब्द को पकड़ के इसके ऊपर पूरा अटेंशन फोकस करके करते हैं, तो शब्दों का बहुत मायने नहीं रखता। और इसीलिए हमारे यहाँ एक बात प्रचलित है कि जो वालिया लुटेरा था वो फिर उसने किसी पुण्य के कारण उसने राम मंत्र जपना चालू किया। तो राम 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 इतने फास्ट बोलते थे कि जैसे मरा सुनाई देता था, राम के बदले मरा। तो वो ऐसा मरा मरा समझो कि बोलते बोलते भी वो फिर ऋषि बन गया।
तो इसीलिए ये सब शब्दों की बहुत झंझट में जाना नहीं है, जिस तरह आपको ठीक लगे इस तरह आप कर सकते हैं। पर इम्पोर्टेंस ये है मेरी दृष्टि से कि आप इसमें कितना दिल लगा के आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी करते हैं तो पूरा दिल लगा के, जैसे कि माँ को आप याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, इस तरह आप करिए। क्योंकि वो तो हमारी माँ ही है, जो तप से जो ये प्रवाह चला आता है वो हमने देखा है कि वो, क्योंकि ये तप की प्रसृति है जिसमें से भू भुव स्व तीनों लोक निकले हुए हैं। तो इसीलिए इसको इस तरह याद करना चाहिए। और उसमें जो भर्गो शब्द आता है उसके बारे में बताया था कि ये खाली सूर्य के मायने में नहीं है, वो एक जो है वो उसकी ग्लोरी है। और जब सूर्य जब अस्त हो जाता है तभी वो ग्लोरी, एक आभा तो जो हमेशा बनी रहती है, तो वो भू भुव स्व को पेनेट्रेट करती है। ये मंत्र, ये जो गायत्री जो है, सवित्रु जो है वो, तो ये भी एक समझना चाहिए कि हम गायत्री मंत्र का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, खाली दिन में करना है ऐसा नहीं है। तो कुछ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। और तावड़िया जी की सिस्टम जो है हमेशा वो खुद अपग्रेड करते रहते थे, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस पता हमें लगता है, कुछ वेरिएशन होते हैं, पर वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होते हैं। ये एक अपग्रेडेशन जैसा हमें उसको समझना चाहिए। और किसी ने यूट्यूब पर ब्लैक फ्लेम के बारे में भी पूछा है, तो ये हकीकत में तो ब्लैक फ्लेम जो है वो भी क्या है कि वो जिसको अभी हम भर्ग बात कर रहे थे, भर्गो माने तेज, तो जो तेज है वो गायत्री माँ का जो तेज है, इसी तरह जो गायत्री जो है या जो तप है वही, या सत्यम जिसको कहते हैं, सत्यम तप सब एक है। तो वही चीज़ हमारे अंदर पड़ी है, वो आत्म तत्व के रूप में पड़ी है। तो आत्म तत्व का जब दर्शन रियल फॉर्म में दर्शन होता है तो वो ब्लैक फ्लेम है। ऐसा जिन्होंने दर्शन किए हैं वो लोग उसका बताते हैं कि वो इसका जो एक छोटी सी ब्लैक फ्लेम होती है, इस तरह का इसका रूप होता है। हालांकि कोई ऐसा रूप नहीं है, पर ये ब्लैक फ्लेम जो है वो ब्लैक फ्लेम उसका एक सिंबल है। तो इसी तरह हम हमारा जो फॉरहेड है, आज्ञा चक्र है, वहाँ हम ब्लैक फ्लेम का एक धारणा कर सकते हैं, एक विजुअलाइज इसको कर सकते हैं। और शुरू में अगर आप ब्लैक फ्लेम नहीं देख सकते तो बाहर मोमबत्ती लगा के उसको, उसके ऊपर जो उसकी जो येलो फ्लेम, गोल्डन फ्लेम होती है, उसको देखें और फिर आँख बंद करके उसको आपके आज्ञा चक्र के अंदर उसको देखने का प्रयत्न करें। तो धीरे धीरे करके वो भी ब्लैक फ्लेम में परिवर्तित होती है। तो ब्लैक फ्लेम जो है वो आत्म तत्व का प्रतीक के रूप में हमें लेना है। तो उसको ये भर्गों के साथ, मतलब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो भी हम ये ब्लैक फ्लेम का दर्शन भी कर सकते हैं, ब्लैक फ्लेम का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि भर्गो शब्द है उससे रिलेटेड है। तो इतना थोड़ा मुझे आगे पहले बताना था गायत्री मंत्र के बारे में। अब आज का जो टॉपिक है स्वर्णादि शस्त्र, तो तावड़िया जी ने योग सूत्र के अंदर जो छोटा सा एक चैप्टर लिया है वो पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत गहरी चीज़ें जो अभी तक हमने नहीं जानी है, और ये शायद कई पढ़ा भी होगा आपने, पर कई चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, जो आप आज हम उसको रिवील करने का प्रयत्न करेंगे। तो पुरानी जो फर्स्ट एडिशन है उसमें 187 पेज के ऊपर है स्वर नाडी शास्त्र। स्वर इन संस्कृत मीन्स वॉइस, and as voice is dependent on breath, swer also carries the connotation of breath। तो जो स्वर कहते हैं कि स्वर संस्कृत में संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ जो होता है वॉइस, आवाज़ जो होती है, जो आवाज़ निकलती है वो स्वर है। और इसीलिए संगीत के अंदर भी ये स्वर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वॉइस है, और वॉइस को जो है वॉइस का संबंध ब्रेथ के ऊपर साथ संबंधित है, क्योंकि जो श्वास जो है वो जब लैरिंग्स में से वहाँ से घिस के बाहर निकलता है तब वॉइस बनती है। जिसकी लैरिंग्स खराब हो जाती है वो आवाज़ ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है वो ब्रेथ के साथ भी इसका संबंध है, और ब्रेथ जो है वो स्वर के साथ, इस तरह स्वर और ब्रेथ एक ही शब्द हम समझ सकते हैं। स्वर मतलब आवाज़ और ब्रेथ
ये दोनों रिलेटेड है, इस तरह हमें इसको समझना है। इन दिस एंशियंट साइंस अ सटल एंड इम्पोर्टेंट रिलेशन इज एक्सप्रेस बिटवीन ब्रेथ एंड नाडी और पल्स। तो पहले के ज़माने में इसका जो है उसका संबंध क्या है नाड़ी का और श्वास का, वो पहले के ज़माने में उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। पहले के ज़माने में जो वैद्य लोग थे वो उस समय तो कोई स्टेथोस्कोप वगैरह था नहीं, तो वैद्य लोग नाड़ी पकड़ते थे और समझ लेते थे कि भाई इसकी नाड़ी किस तरह चल रही है तो इसको किस तरह के डिसीज हो सकते हैं। और इसलिए नाड़ी कहो या पल्स कहो और श्वास, ये दोनों का इस तरह गहरा कुछ संबंध है। पल्स हैज़ बीन गिवन मोर इम्पोर्टेंट बाय वेस्टर्न मेडिकल साइंस। इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर ए डॉक्टर टुडे टू फर्स्ट चेक द पल्स एंड देन द कंजेशन इन द चेस्ट एंड और lungs to get some indication of the condition and or ailment of breath। तो हम जानते हैं कि आज हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो भी डॉक्टर भी नाड़ी तो देखता है, पल्स देखता है और साथ में फिर स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट के ऊपर ब्रीदिंग करा के देखता है कि अंदर से कुछ आवाज़ तो नहीं आया, उसका ब्रीदिंग किस तरह चल रहा है, श्वास लेता है तो अंदर कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो इस तरह मॉडर्न साइंस में अभी ये इस तरह का उपयोग किया जाता था। पहले खाली नाड़ी का अभ्यास से ही डायग्नोसिस किया जाता था। इन एंशिएंट इंडियन मेडिकल साइंस breath was given more importance, quite besides the thought that life begins with the first breath and ends with the last। तो हम जानते हैं कि भाई हमारे जीवन की शुरुआत पहले श्वास से होती है और अंतिम श्वास के अंदर हमारा जो है जीवन ख़त्म हो जाता है। तो वो पुराने ज़माने के जो वैद्य वगैरह थे वो लोग जानते थे, इसीलिए वो लोग श्वास को ज़्यादा महत्व देते थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेथ इन स्वर नाडी इज द ऑल पर्पज योगा ब्रेथ, व्हाट वी हैव कॉल्ड 3-step rhythmic breathing 3SRB। तो तावरिया जी कहते थे कि भाई ये 3SRB जो है वो निकला है, ये श्वास जिसमें हम 1 मिनट में 12 बार ही श्वास लेते हैं, वो ओरिजिनली स्वर्नादि शास्त्र का श्वास है, स्वर्नादि शास्त्र सा है। और वो ये भी कहते थे कि स्वर्नादि शास्त्र जो है वो बुद्धा से 800 ईयर्स पहले उसकी रिसर्च इंडिया में हुआ करता था स्वर्नादि के ऊपर। तो मतलब 3300 ईयर्स पुराना ये पूरा शास्त्र, पूरा विज्ञान है। उस समय ये हमारे ऋषि मुनि उसके ऊपर काम करते थे और बहुत गहराई से काम करते थे, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि श्वास जो हम खाली जिसको श्वास जानते हैं वो उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है, और वही जानना और समझना वो साधक के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसकी पूरी हमारी जो साइकोलॉजी है उसके साथ इसका पूरा जुड़ाव होता है। वी हैव ऑलरेडी डिटेल्ड द वेरिड great benefits that result if this breath is practiced for all 24 hours। तो ये तो तावरिया जी ने बार बार 3SRB के बारे में तो बताया है, और अगर वो 24 घंटा हो जाता है, अगर इस तरह का श्वास चलता है, इस रिदम में श्वास चलता है, तो कितना परिवर्तन, बहुत ग्रेट परिवर्तन अंदर से आता है और ग्रेट बेनिफिट मिलते हैं। वो तो उन्होंने पन्ने पन्ने के ऊपर लिखा है, आप कोई भी इनकी किताब लोगे तो 3 स्टेप के सिवा तो उन्होंने बात ही नहीं की है। तो ये सब हम जानते हैं। इन एंशिएंट इंडिया ब्रेथ वॉज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पुराने ज़माने में जो ये रिसर्च होता था तो ब्रेथ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग, वो उसके ऊपर फोकस दिया जाता था, वो समझने का प्रयत्न करते थे। और इसमें से 4 प्रकार के श्वास जो है वो उनके ऑब्जर्वेशन में आए हैं। इट कुड बी 1 लॉन्ग और शॉर्ट इन स्ट्रेंथ। तो वो जो स्ट्रेंथ है उसकी कितना फोर्सफुली वो निकलता है, तो वो लंबा जाता है कि शॉर्ट है। एक पहला ये एक इसका मापदंड था। दूसरा था मॉइस्ट और ड्राई इन ह्यूमिडिटी कंटेंट। तो वो नमी के हिसाब से वो मॉइस्ट है या ड्राई है, सूखा है या नमी है, गीला है, किस तरह का है,
वो भी उसको भी देखा जाता था। फिर थर्ड, वार्म और कूल इन टेम्परेचर। अब जो श्वास बाहर निकलता है तो वो कूल है या वार्म है, उसका भी ऑब्जर्वेशन करना पड़ता था, और हम आज भी उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एंड फोर्थ, फास्ट और स्लो इन फ्रीक्वेंसी और स्पीड। तो वो फास्ट चल रहा है कि स्लो चल रहा है। जैसे कि आप कुत्ते का श्वास देखोगे, डॉग, तो उसका श्वास कितना फास्ट चलता रहता है। हाँ, तो फास्ट फास्ट भी चलता है और शॉर्ट भी होता है। उसका पूरा थोड़ा श्वास निकलता है कि तुरंत वो दूसरा लेता है, तो शॉर्ट एंड फास्ट है। पर आगे हम देखेंगे कि शॉर्ट और फास्ट वगैरह जो श्वास है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, वो उसका कॉम्बिनेशन आगे हम देखेंगे। फ्रॉम दिस 8 कंडीशंस वी हैव द फॉलोइंग 24 कॉम्बिनेशन। अब ये जो ऊपर के जिस तरह का बताया है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, मॉइस्ट एंड ड्राई, और वार्म एंड कूल एंड फास्ट एंड स्लो, इस चारों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसके हिसाब से कुल 24 टाइप के कॉम्बिनेशन या 24 प्रकार के श्वास हम जान सकते हैं। अब इसमें भी 6 का ग्रुप में उन्होंने बताया है, और पहले 6 है, उसके बाद में 6, फिर तीसरे 6 और चौथे 6 है। तो उसमें कुछ है बहुत अच्छे है, कुछ जो है वो बहुत ख़राब है, उसमें से कुछ है ठीक ठाक है, गुड, और कुछ जो है वो बैड, वो जैसे खराब, निकम्मे है। इस तरह के 4 टाइप के ब्रेथ इसमें से निकलते हैं। तो पहले जो है, जो जिसको जिसको अच्छा ब्रेथ कहा जाता है, वो ये है कि लॉन्ग एंड ड्राई। अगर आप श्वास को नापते हैं, और आगे वो बताएंगे कि हाथ इस तरह रख के फिर आप जब श्वास छोड़ते हैं, आपका जो पाम है उसको उल्टा करके नाक के पास रखना है थोड़े दूर, और फिर फोर्सफुली श्वास को छोड़ना है। तो फिर आप हाथ के ऊपर फील करोगे कि भाई क्या लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कितनी दूर तक श्वास जाता है। हाथ नीचे ऊपर करके आप उसको नाप भी सकते हैं। तो इसमें अगर लॉन्ग एंड ड्राई है तो वो बहुत अच्छा है, या फिर लॉन्ग एंड कूल है तो वो भी अच्छा है, एंड लॉन्ग एंड स्लो, ये तीनों जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो श्वास जो है हमारा एक आइडियल माइंड की कंडीशन, क्योंकि ये सब पूरा जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने पहले भी बताया, किसी की साइकोलॉजी तो हम पढ़ नहीं सकते, पर अगर किसी का श्वास अगर हम देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, तो भी हम कुछ समझ सकते हैं कि इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर किसी का श्वास लॉन्ग एंड ड्राई चल रहा है, या लॉन्ग एंड कूल चल रहा है, या लॉन्ग एंड स्लो चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी निशानी है। ये बताता है कि इसकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है, ये मेंटली व्यक्ति अंदर से शांत व्यक्ति है। उसके बाद में भी 4-5 शो है, वो भी बहुत अच्छे है, ड्राई एंड कूल, ड्राई एंड स्लो, कूल एंड स्लो। तो ये भी कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये पहले 6 जो है वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम इस तरह चला सकते हैं तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल बहुत परिवर्तन आता है। देखो ये दोनों वाइस वर्सा, दोनों रूप से हम इसको ले सकते हैं कि अगर ये इस तरह श्वास चलता है तो आपका माइंड शांत है, और अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो इस तरह अगर आप चलाते हैं तो भी आपका माइंड शांत हो सकता है। तो इस पहले 6 प्रकार के जो है वो श्वास आइडियल है, और इस तरह हमारा श्वास चलना चाहिए। साधक को हर समय कुछ टाइम के बाद इसको देखते रहना चाहिए कि भाई मेरा श्वास किस तरह चल रहा है। पहले तो ये है कि भाई कौन सी नोस्ट्रियल से चल रहा है, लेफ्ट या राइट से चल रहा है। अभी यहाँ देखो, एक मज़े की बात ये है कि नॉर्मल कोर्स में हम कहते हैं कि भाई ज़रा राइट से चलता है तो गड़बड़ी है, लेफ्ट से चलता है तो अच्छा है। यहाँ ये भी मायना नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंस इसका बताते हैं, लेफ्ट राइट का नहीं बताते हैं। यहाँ ये बताते हैं कि अगर आपका राइट भी चल रहा है पर इस तरह है, लॉन्ग एंड ड्राई है, लॉन्ग एंड कूल है, लॉन्ग एंड स्लो है, या ड्राई एंड कूल है, ड्राई एंड स्लो है, या कूल एंड स्लो है, ये राइट में से भी चलता है तो कोई आपके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। समझे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने की बात है, क्योंकि अब तक हम जब स्वर नाड़ी के ऊपर बात करते थे तो ऐसा बात करते थे कि भाई हो सके इतना लेफ्ट को चलाओ, राइट को बंद रखो। पर हाँ ठीक है, वो भी एक बात तो है, एक पहलू है, उसका भी महत्व है।
पर इससे भी ज़्यादा महत्व ये है कि आपका किस तरह का श्वास चल रहा है, ये लॉन्ग ड्राइव वगैरह किस तरह का है। वो अगर आपका चल रहा है तो कोई भी नाड़ी से चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद के जो 7 से जो 12 है वो में जो है वो इस तरह के शॉर्ट एंड मॉइस्ट, शॉर्ट एंड वार्म, शॉर्ट एंड फास्ट, मॉइस्ट एंड वार्म, मॉइस्ट एंड फास्ट, वार्म एंड फास्ट। ये जो है वो सब ये प्रकार के जब श्वास चलते हैं तो हमारी मनोस्थिति बहुत डेंजर होती है, मनोस्थिति के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। तो श्वास शॉर्ट नहीं होना चाहिए और मॉइस्ट वाला नहीं होना चाहिए, न कि श्वास शॉर्ट और वार्म चल होना चाहिए। श्वास शॉर्ट हुआ मतलब कि अंदर गड़बड़ चल रही, इसलिए तो श्वास बॉडी जल्दी जल्दी श्वास लेना चाहता है। ये आप समझ सकते हैं कि जब हमारी साइकोलॉजी के अंदर कुछ गड़बड़ पैदा हो जाती है तो बॉडी अपने आप में जल्दी जल्दी श्वास लेना चालू कर देता है। तो शॉर्ट श्वास होता है, उससे ही पता चलता है कि कुछ अंदर गड़बड़ है, चाहे कोई भी नाड़ी से चल रहा है, लेफ्ट या राइट। तो ये शॉर्ट चल रहा है और उसके साथ में अगर मॉइस्ट है, वार्म है, फास्ट है तो ये सब गड़बड़ ही है। उसके साथ साथ में भी है कि मॉइस्ट एंड वार्म है, मॉइस्ट एंड फास्ट है, वार्म एंड फास्ट है। तो ये सब 6 के 6 श्वास जो है वो सब गड़बड़ वाले श्वास है और इसीलिए ये श्वास नहीं चले, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब आप देखते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर कि आपका श्वास इस तरह चल रहा है तो आपको जरूर पता चलेगा कि नहीं मेरे मन के अंदर भी कुछ इसी तरह की कुछ गड़बड़ चल रही है। वो आप दोनों चीज़ आप साइमल्टेनियसली इसको कंफर्म भी कर सकोगे। अब 13 से 18 का जो है वो भी अच्छा है क्योंकि उसके अंदर जो है वो पहले 3 तो ठीक ठाक है, जो पहले 1 से 6 देखे थे इस तो नहीं है, पर इसमें जैसे कि 13 नंबर है लॉन्ग एंड मॉइस्ट, लॉन्ग एंड वार्म, लॉन्ग एंड फास्ट, शॉर्ट एंड ड्राई, शॉर्ट एंड कूल, शॉर्ट एंड स्लो। तो ये जो है वो थोड़े ठीक ठाक है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा पहले 3 के अंदर तो थोड़ा लॉन्ग श्वास चल रहा है और बाकी के तीनों के अंदर ड्राई, कूल, स्लो चल रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा ठीक ठाक है। और इसी तरह लास्ट जो 6 श्वास है इसमें ड्राई एंड वार्म, ड्राई एंड फास्ट, मॉइस्ट एंड कूल, मॉइस्ट एंड स्लो, कूल एंड फास्ट, वार्म एंड स्लो। तो इस तरह ये दूसरे जो है वो कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इस तरह 12 प्रकार के 24 प्रकार के कॉम्बिनेशन ये 4 प्रकार के श्वास से बनते हैं और हमें साधक के रूप में ड्राई, कूल एंड स्लो एज पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट, मॉइस्ट, वार्म एंड फास्ट एज नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपको अभी ये कॉम्बिनेशन में भी आपको ये देखना है कि लॉन्ग, ड्राई, कूल एंड स्लो का कॉम्बिनेशन आपका ज़्यादा चल रहा है कि नहीं। और अगर आपका शॉर्ट, मॉइस्ट, वार्म और फास्ट का जो कॉम्बिनेशन चल रहा रहता है तो फिर कुछ गड़बड़ है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो द 24 कॉम्बिनेशंस अबव कैन बी डिवाइडेड इनटू द 6 प्योर पॉजिटिव ब्रेथ। फर्स्ट 6 जब पहले आपने 6 देखे ना तो उसको उन्होंने प्योर पॉजिटिव ब्रेथ बताया जिसमें खास करके ड्राई, लॉन्ग है सब में और लॉन्ग में ड्राई, कूल, स्लो है, फिर ड्राई है तो ड्राई, कूल, ड्राई, स्लो और कूल एंड स्लो। ये जो पहले उन्होंने बताया है पहले 1 से 6 वो प्योर पॉजिटिव ब्रेथ है। उसके बाद में द 6 प्योर नेगेटिव ब्रेथ 7 से 12 जो उन्होंने बताया है बाद में हमने ये देखा है था कि शॉर्ट सब श्वास उसमें शॉर्ट श्वास ज़्यादा है, शॉर्ट एंड मॉइस्ट, शॉर्ट एंड वार्म, शॉर्ट एंड फास्ट, ये सब प्रकार के जो श्वास है वो प्योर नेगेटिव श्वास है। और 13 से 24 श्वास जो है वो मिक्स प्रकार के हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो इस तरह ये 24 प्रकार के कॉम्बिनेशन और ये हमें साधक के रूप में जानना चाहिए। और कौन सा ये नाक चल रहा है, कौन सी नाड़ी चल रही है वो तो ठीक है, पर उसके अंदर ये प्रकार का चल रहा है कि नहीं इसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। The pure positive and pure negative breaths flow alternately from the left and the right nostril for a fixed duration
ऑफ 90 मिनट्स ईच। अब जिसने तावरिया जी हमेशा कहते थे कि भाई जिसने थोड़ी साधना अच्छी तरह की है उसका जो श्वास है वो 90 मिनट्स में, हर 90 मिनट्स के अंदर मतलब 1.5 घंटे के अंदर वो लेफ्ट और राइट बदलता रहता है। तो पहले अगर 90 मिनट्स लेफ्ट चला तो उसके बाद में 90 मिनट्स के बाद में तुरंत वो राइट 90 मिनट्स चलेगा, उसके बाद में फिर से लेफ्ट चलेगा। इस तरह जिसका थोड़ा अभी बॉडी योग से तैयार हुआ है वो उसका अगर श्वास का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये पता चलता है कि वो इस तरह 90 मिनट्स के अंदर ही परफेक्टली चलता है। और ये यहाँ दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये बताई उन्होंने कि प्योर पॉजिटिव एंड प्योर नेगेटिव। अब देखो प्योर पॉजिटिव तो हम समझ सकते हैं कि भाई प्योर पॉजिटिव में तो ये 90 मिनट्स चलती है, पर प्योर नेगेटिव में भी, क्योंकि जैसे हमने IESM रेशियो के बारे में जब बात की थी तब बताया था कि ये जो 5:1 खाली पॉजिटिव रेशियो नहीं है पर वो नेगेटिव रेशियो भी है। 5:1 आइडियल चाहे है वो बैलेंस है, पर कुछ हिस्ट्री के अंदर ऐसे भी इंसान बने हैं कि जिनके अंदर ये नेगेटिवली बैलेंस उनका था, मतलब उनके अंदर जो 5:1 का रेशियो बना हुआ था पर उनके अंदर फिर भी वो कुछ नेगेटिविटी बनी थी, मतलब उनका जो पूरा अप्रोच या एटीट्यूड था वो नेगेटिव था। और उसका एक एग्जाम्पल तावरिया जी हिटलर का देते थे कि भाई हिटलर के अंदर एक बैलेंस तो था पर वो नेगेटिव रूप के अंदर बैलेंस था, इसीलिए तो ये इतना वो क्रूअल, इतना ज़बरदस्त क्रूअलिटी का काम वो कर गया। ऐसे हिस्ट्री में कुछ कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि जिनके अंदर 5:1 नेगेटिव रूप में, तो यहाँ इसी कारण यहाँ बताया है कि द प्योर पॉजिटिव एंड द प्योर नेगेटिव ब्रेथ फ्लो ऑल्टरनेटली फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट नोस्ट्रिल फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स ईच। मतलब कि ये जो नेगेटिव वाला है उसने भी जो कुछ साधना वगैरह कुछ की है इसलिए उसका भी श्वास अभी 90 मिनट्स चलेगा, और इसीलिए तो उसका ब्रेन के अंदर बैलेंस है, ये IESM केंद्रों के अंदर बैलेंस है। तो बैलेंस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है पर नेगेटिवली नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिवली किसी में होता है पर फिर भी ये तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ बैलेंस तो है। इन द फॉर्मर केस द ब्रेथ ऑफ द इंडिविजुअल इज वेरी गुड। तो जो प्योर पॉजिटिव है उसके लिए कहते हैं कि इंडिविजुअल इज इन द फॉर्मर केस द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इज वेरी गुड। इसकी जो हेल्थ है, उसकी तबीयत है वो बहुत अच्छी रहेगी प्योर पॉजिटिव के अंदर। कपल्ड विथ रिच कैरेक्टर एंड सेंसिटिविटी ऑफ इमोशंस, और उसके साथ में उसकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, उसके साथ में उसका जो कैरेक्टर जो है वो भी बहुत ऊंचा कैरेक्टर रहेगा, वो प्योर आदमी रहेगा, ना कोई कपट करेगा ना कोई और कुछ गड़बड़ करेगा जीवन के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी जिसको कहते हैं ऐसा आदमी वो होगा। और उसके इमोशंस के अंदर भी पूरी सेंसिटिव होगी, मतलब नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर कोई होंगे ही नहीं, जो होंगे वो पूरा इमोशनली वो चार्ज व्यक्ति होगी जिसके अंदर ये प्योर पॉजिटिव चल रहा है वो। अब जिसके अंदर इन द लेटर केस, मतलब कि जिसके अंदर प्योर नेगेटिव ब्रेथ चल रहा है उसके बारे में, इन द लेटर केस हेल्थ इज ऑल्सो गुड बट नाउ accompanied by animal type disposition and robust bodies। अब ऐसी व्यक्ति के भी तबीयत तो अच्छी रहती है पर उसके अंदर जो है उसका जो स्वभाव होगा वो एनिमल टाइप का होगा, मतलब उसके अंदर एक क्रूअलिटी, एक बहुत ज़बरदस्त क्रूअलिटी उसके अंदर, हिंसा भाव उसके अंदर ज़बरदस्त होगा, एनिमल टाइप का ये होगा। और उसका बॉडी जो है वो भी रोबस्ट होगा, एकदम मजबूत शरीर वाला होगा। तो ये अगर प्योर नेगेटिव चलता है तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। केसेस ऑफ प्योर पॉजिटिव और प्योर नेगेटिव ब्रेथ्स आर एक्सट्रीमली रेयर। ये दोनों चीज़ बहुत रेयर है, क्योंकि कोई योगी जैसा है उसके अंदर ही आप प्योर पॉजिटिव ये श्वास का देख सकोगे, और कोई प्योर नेगेटिव भी बहुत रेयर केस में देख पाओगे, क्योंकि इस तरह का बैलेंस पाना वो भी कोई किसी प्रकार की एक तपश्चर्या है, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में होगी या कोई भी स्वरूप में, पर वो भी एक तपश्चर्या है और उसके अंदर वो नेगेटिव का भी एक उसकी कंडीशन
उसके अंदर बनी हुई होती है। एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज ह्यूमन बीइंग गुड और बैड आर इनवेरिएबली attacked by some strong positive or negative emotions of great intensity from time to time। तो व्यक्ति के अंदर वो चाहे अच्छा है या बुरा है, कोई भी प्रकार का आदमी है कि उसके अंदर कुछ प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जो है वो टाइम टू टाइम उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं, और वो भी ग्रेट इंटेंसिटी के साथ अटैक करते रहते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि अच्छा आदमी है फिर भी कई बार उसको वो नेगेटिव कंडीशंस के अंदर, नेगेटिव इमोशंस के अंदर आ जाता है, और कोई बुरा आदमी है वो भी कभी कभार पॉजिटिव इमोशंस के अंदर आ सकता है। तो इसीलिए ये जो है प्योर पॉजिटिव या प्योर नेगेटिव जो है वो बहुत रेयर है। द रिमेनिंग 12 मिक्स ब्रेथ 13 to 24 flow irregularly both in frequency and duration from either the left or the right nostril depending on many factors, the most important being emotions raging within the individual at that particular time। अब हमने आगे देखा कि ये और 12 प्रकार के, जिसमें 13 से 24 प्रकार के जो ब्रेथ है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन वगैरह जो है वो सब इरेग्युलर होता है। जैसे इरेग्युलर हमने आगे देखा ना, शॉर्ट और फास्ट वगैरह जिस प्रकार का, तो इस प्रकार का श्वास चलता रहता है इन लोगों का, और लेफ्ट और राइट दोनों में से बारी बारी चलता रहता है। उनमें 90 मिनट्स का नहीं होता है, वो आधा घंटा भी हो सकता है और 2 घंटा भी हो सकता है। और हमारा भी ब्रीदिंग हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा भी अभी नॉर्मल कोर्स में 90 मिनट नहीं होता है, तो कभी आधा घंटा चला, कभी 1 घंटा चला, कभी 2 घंटा चला, कोई एक नोस्ट्रिल से फिर दूसरे से, इस तरह चेंजेस हमारे अंदर भी होते रहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मूड, हमारा जिस तरह का मूड होगा इस तरह का हमारा श्वास चलता रहेगा। These breaths always remain in very fluid state since emotions are fluid। तो वो अस्थिर रूप में हमेशा ये श्वास भी अस्थिर रहता है क्योंकि हमारे इमोशन भी अस्थिर होते हैं, तो वो अस्थिर स्टेट में, फ्लूइड स्टेट के अंदर रहते हैं, क्योंकि इमोशन जो है वो भी इस तरह अस्थिर स्टेट के अंदर रहते हैं। Indeed, there are no permanent emotions except where chronic ailments are concerned। अब जब क्रॉनिक एलिमेंट बन जाता है, कुछ एकदम पुरानी बीमारी जैसा कुछ हो जाता है, तब कुछ इमोशन भी जो है वो भी फिक्स हो जाते हैं। और अगर ऑब्जर्वेशन जब करते हैं ऐसे पेशेंटों का, तब पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डिसीज़ है, तो उसके साथ में उसके अंदर पर्टिकुलर कोई इमोशंस भी दिखाई देते हैं। तो वो एक स्टडी का विषय है, और ये इन लोगों ने देखा है, जो इनके ऊपर जो पुराने ऋषि मुनियों ने ये जब श्वास देखे तो उन लोगों ने ये भी देखा था कि भाई इस तरह का श्वास चलता है तो इस प्रकार का एलिमेंट होता है, इस तरह का श्वास चलता है तो इस तरह का एलिमेंट होता है। ये सब उसके ऊपर से ये पूरा साइंस बना है। दिस वेरिएशंस गिव अवे द वेरियस एलिमेंट्स। तो ये अलग अलग प्रकार के जो 12 प्रकार के वेरिएशंस है, तो वो 12 जो नेगेटिव टाइप के वेरिएशंस है वो अलग अलग प्रकार के डिसीज को बताते हैं। दिस 12 ब्रेथ ऑल्सो डिनोट द 12 मॉडर्न बायोकेमिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बाय द 12 बायोकेमिकल सॉल्ट। तो आप जानते होंगे कि होम्योपैथी के अंदर एक विंग है, उसको बायोकेमिक मेडिसिन या सॉल्ट कहते हैं उसको, जिसका फाउंडर था वेलमेन सुजलर करके था, जर्मन था, और वो 18वीं शताब्दी में उसने ये शोध की थी। पर उसके अंदर जो है वो 12 सॉल्ट बताया है, और यहाँ कावरिया जी ने जो बताया है 24 श्वास, मतलब वो जो 12 जो सॉल्ट थे उसका भी कोई 12 श्वास के साथ ही संबंध है,
पर वो सुजलर के अंदर इतना ये नहीं हुआ, डेवलप हुआ था कि वो 24 प्रकार का श्वास और 24 प्रकार का ये सॉल्ट धुन सके। तो उसने 12 प्रकार के ही दिए हैं, पर श्वास जो है हमारा वो 24 प्रकार के हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। द बेस फॉर बोथ ब्रेथ एंड पल्स and indeed the connecting link between them is prana intake। अब ये जो पल्स और श्वास का जो कनेक्शन है वो क्या है, वो उसकी लिंक क्या है, प्राण इंटेक है। ये शब्द भी हम जानते हैं कि भाई प्राण जो है वो एस्ट्रल बॉडी का है, और जो ब्रेथ है, श्वास है, वो फिजिकल बॉडी का है। जो हम एटमॉस्फेयर से श्वास लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है, पर एटमॉस्फेयर से जो प्राण अंदर आता है वो हमारा मूलाधार से लेके हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर जाता है। तो प्राण इंटेक शब्द जो है वो एस्ट्रल के बारे में बताए। तो वहाँ भी ये कहते हैं कि ब्रेथ और पल्स का जो ब्रेथ और पल्स है उसकी कनेक्टिंग लिंक जो है वो प्राण इंटेक है। प्राण इज कॉस्मिक इम्पल्स दैट एंटर्स एंड फ्लोज इन द प्राइमरी बॉडी विथ कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन द सेकेंडरी और फिजिकल बॉडी। तो ये यहाँ भी यही बात बताए, प्राइमरी बॉडी मतलब एस्ट्रल बॉडी। तो प्राण जो है वो उसको कॉस्मिक इम्पल्स कहते हैं, और कॉस्मिक इम्पल्स हमारे प्राइमरी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, एस्ट्रल बॉडी के अंदर एंटर होता है, और उसकी जो असर है, उसका प्रभाव जो है वो हमारा फिजिकल बॉडी या सेकेंडरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। प्राण इज ऑफ 7 डिफरेंट ग्रेड्स। अब 7 प्रकार के प्राण है, ऐसा नहीं कि प्राण एक प्रकार का है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टाइप के किंगडम्स है हमारे यहाँ, और अलग अलग किंगडम्स है वो अलग अलग टाइप का प्राण का यूज़ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्राण इज ऑफ 7 डिफरेंट ग्रेड्स सर्विंग 7 डिफरेंट पर्पसेस। प्राण ऑफ 7 ग्रेड फ्लोज इन द मिनरल किंगडम। अब जो ये जो 7वां ग्रेड का है, सबसे जो लो ग्रेड का जो है प्राण, वो ये मिनरल किंगडम माने जो ये खनिज धातु वगैरह जो है वो किंगडम के अंदर ये 7वां प्राण का उपयोग होता है। मतलब जैसे हम नॉर्मली साइंस में कुछ चीज़ों को सजीव और निर्जीव इस तरह कहते हैं, पर अध्यात्म के अंदर कुछ भी चीज़ निर्जीव नहीं है, 100% निर्जीव नहीं है, उसके अंदर भी कुछ अवेयरनेस होती है। क्योंकि तावड़ जी कहते हैं देयर इज नो 0% अवेयरनेस एनीवेयर। तो 0% अवेयरनेस, तो पत्थर के अंदर भी 0% अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसीलिए जो मिनरल किंगडम है उसके अंदर भी कुछ प्रकार का कुछ जीवन होगा, और वो 7 ग्रेड का प्राण का उपयोग करता है। अब 6th and 5th ग्रेड फ्लो इन द वेजिटेशन एंड एनिमल किंगडम। अब 6वां और 5वां प्रकार का 6th and 5th ग्रेड का जो है वो वेजिटेशन, ये जो वनस्पति सृष्टि है और प्राणी सृष्टि है, ये 2 सृष्टियाँ है, वो 6 और 5 प्रकार के जो प्राण का जो ग्रेड है इस तरह का प्राण का उपयोग करते हैं। एंड इन ह्यूमन बीइंग्स हु हैव नॉट इवॉल्व सफिशिएंटली फ्रॉम विद इन, वो जो है वो 5th का करता है। 6 का जो है वो उसके अंदर वेजिटेशन और एनिमल किंगडम आता है।
तो हमने देखा कि जो 7 ग्रेड का जो है वो प्राण वो मटेरियल मिनरल किंगडम जो है वो यूज़ करता है, और छठा जो है 6th ग्रेड का जो है वो वेजिटेशन एंड एनिमल किंगडम जो है वनस्पति सृष्टि और प्राणी सृष्टि है, वो छठवां ग्रेड का प्राण का उपयोग करता है। और 5वां ग्रेड का प्राण जो है वो मनुष्य के अंदर वो मनुष्य लेता है, पर 5वां ग्रेड का वो लेता है कि जिसका इवोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, मतलब कि एक सामान्य आदमी है जो लो लेवल के अंदर है जिसकी अवेयरनेस, ऐसे व्यक्ति जो है वो 5th ग्रेड का लेता है। पर जो और जो है 4th, 3rd, 2nd, वो जो हमारे और जो इवॉल्व होते हैं, योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो और उच्च प्रकार के प्राण के ग्रेड का वो इंटेक करते थे। दिस 3 ग्रेड्स आर फॉर लाइफ एंड अवेयरनेस। तो ये नीचे वाले 7, 6 एंड 5 जो थे वो उसका जो ये है वो खाली लाइफ और अवेयरनेस का ही उसके साथ कंसर्न है, उसके साथ में इवोल्यूशन का कोई कंसर्न नहीं है। तो हर एक के अंदर वेजिटेशन के अंदर भी लाइफ एंड अवेयरनेस है, प्राणियों के अंदर भी है, लिमिटेड मात्रा के अंदर है। तो ये 3 जो है पहले के वो लाइफ और अवेयरनेस को इंडिकेट करने के लिए। अब जो इंसान के अंदर है थोड़ा जब 5th ग्रेड का क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस प्राणियों के मुकाबले में और अच्छी है कंपेरेटिवली। व्यक्ति के अंदर जो है, इंसान के अंदर अवेयरनेस का लेवल थोड़ा और ऊंचा है, पर फिर भी योगी और ऋषियों का लेवल इससे भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा होता है। इनवर्डली डेवलप ह्यूमन बींग्स डू टेक इन हायर प्राणा impulses of 4th, 3rd and even 2nd grade, but the relationship between prana, breath and pulse remain the same. अब जो लोग ऋषि मुनि वगैरह थे जो 3rd, 2nd ग्रेड का भी जो लेते थे वो उनका प्राण का ग्रेड ऊपर था, पर ये जो रिलेशन जो है प्राण का, श्वास का और पल्स का, ये तो इनके अंदर भी समान रहेगा। सबके अंदर कोई भी ग्रेड का वो श्वास लेता हो व्यक्ति, सबके अंदर ये जो है प्राण, ब्रेथ एंड पल्स, ये तीनों का रिलेशनशिप तो है वो कॉमन रहेगी। ऑल प्राणत इनटेक इनटू द ह्यूमन बॉडी इज एट द पेरेनियम, जिसको भूमि कहते हैं, ग्राउंड। तो पेरेनियम हमारा बॉडी के अंदर तावरे जी बताते थे कि भाई हमारा जो नीचे लोअर सेक्शन है बिटवीन द जेनिटल्स एंड एनस, वहाँ 1 इंच बाय 1 इंच का ट्रायंगल है छोटा सा, और उसको पेरेनियम कहा जाता है। और वो फिजिकल बॉडी के अंदर ऐसा पेरेनियम बॉडी है, पर एस्ट्रल में वही चीज़ मूलाधार है। तो फिजिकल में इसको पेरेनियम कहते हैं, एस्ट्रल में वही मूलाधार बन जाता है। वो दोनों का को रिलेशन होता है फिजिकल एस्ट्रल के अंदर। तो एस्ट्रल के अंदर मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले प्राण कहाँ आता है, एस्ट्रल के अंदर आता है, और वो थ्रू पेरेनियम मतलब कि मूलाधार के द्वारा वो अंदर आता है। When prana is sucked up by Ida, it empties in the left nostril, which then flows for both breath inhalation and exhalation. अब एक दूसरी बात भी यहाँ समझने की ये है कि ये जो नाड़ियाँ हैं वो उल्टी है। हम कहते हैं कि भाई राइट नोस्ट्रियल में पिंगला है और लेफ्ट में ईडा है, पर ऐसा नहीं है, उसमें ये उल्टी नाड़ी है। मतलब कि उसका बिगिनिंग है वो मूलाधार में है और उसका एंड जो है वो नोस्ट्रियल के ऊपर होता है, इसीलिए तो वो मूलाधार से प्राण अंदर एंटर हो सकता है। अगर वो उल्टी होती तो मूलाधार से प्राण एंटर ही नहीं हो सकता ना। तो क्योंकि प्राण एंटर मूलाधार से होता है तो वहाँ उसका बिगिनिंग है, वहाँ एंट्री है उसकी, और एंड पार्ट जो है वो यहाँ है, अपना जो नोस्ट्रियल है वहाँ है, और वहाँ से वो एम्प्टी होती है। वो जो प्राण इंटेक जो है वो वहाँ से फिर एम्प्टी होता है, और उसके बाद में हमारा जो श्वास का जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का वो रूप लेता है। और दोनों में जैसे ईडा में इस तरह पिंगला के अंदर भी है। व्हेन प्राण इंटेक व्हेन सक्ड बाय पिंगला, it empties in the right nostril, which then flows for both breath
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसी तरह जो राइट के अंदर जो पिंगला है वो वहाँ से ही चालू होती है नीचे से, और वहाँ अपने राइट नोस्ट्रियल के अंदर वो खाली होती है। When prana intake at the perineum ceases, the energies of life and awareness also ceases to flow within the organism, and so do the breath and the pulse. The human mechanism is dead. अब एक क्षण के लिए भी अगर ये प्राण का इंटेक यहाँ पेरेनियम के पास से बंद हो जाता है तो मतलब कि अंदर लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी हर समय वहाँ से जो एंटर होती है वो प्राण के साथ में ही लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी मूलाधार से ही एंटर होती है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान से। तो वो जब वहाँ से एंटर होती थी, अब वो एक क्षण के लिए भी अगर वो बंद हो गई तो जो है पूरी जो हमारी सिस्टम है, ह्यूमन मैकेनिज्म जो है वो पूरा बंद हो जाता है और डेथ जिसको कहते हैं वो जाता है। सो अंटिल द एक्शन ऑफ प्राणा एज द एब्सोल्यूट लिंक is acknowledged, modern medical science will always struggle to prescribe the right medicine. अब जब तक ये प्राण का जो इसका जो ये लिंक है, प्राण इंटेक की जो लिंक है उसके कार्य के साथ में उसकी लिंक है, वो जब तक मॉडर्न साइंस नहीं समझेगा तब तक उसको मेडिसिन का जो वो प्रिस्क्राइब करता है उसको पसंदगी में उसको हमेशा दिक्कत रहेगी। तो उसको प्राण इंटेक जो है उसका क्या संबंध है इसके साथ में वो समझना चाहिए, प्राण की एक्शन को समझना चाहिए, तब जाके राइट मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस में तो शायद अभी तो कुछ पर्टिकुलर होता है कि ये डिसीज़ है तो इसके लिए ये दवा है, ये डिसीज़ है, पर खास करके होम्योपैथी वगैरह के अंदर अलग होता है क्योंकि उसके अंदर उसकी साइकोलॉजी को भी देखना पड़ता है, उसकी और उसकी जो डिसीज़ है उसके अंदर अलग अलग इसीलिए पोटेंसी है। दवा एक ही है और वो अलग डिसीज़ की कंडीशन के मुताबिक उसको दिया जाता है। तो ये होम्योपैथी के अंदर ये चीज़ खास ये है, इसीलिए उसमें प्राण का काम देखना बहुत ज़रूरी है। प्रीसीडिंग एवरीथिंग मस्ट कम एक्यूरेट डायग्नोसिस विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निकल इक्विपमेंट्स। तो ये जो महत्व की बात यह है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस होना चाहिए, चाहे आप उसमें ये जो मॉडर्न टेक्निकल जो चीज़ें हैं, साधन हैं, उसका उपयोग करो या ना भी करो, तो महत्वपूर्ण है डायग्नोसिस। आप मॉडर्न साइंस के इक्विपमेंट का अलग अगर अच्छी तरह उपयोग भी करते हैं पर डायग्नाइज राइट नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके अंदर ऐसी इंट्यूशन है और इंट्यूशन द्वारा आप परफेक्ट डायग्नाइज कर सकते हैं तो वो इक्विपमेंट से ज़्यादा वो डायग्नाइज का महत्व रहता है। Although the complex human system cannot be standardized, उसको कोई फिक्स नहीं किया जाता, एक स्टैंडर्ड के रूप में ये अपनी सिस्टम को डाला नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ये जो हमारी सिस्टम्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। वन मस्ट बी एबल टू पिन पॉइंट द एलिमेंट टॉर्चरिंग द पेशेंट। तो फिर भी जो व्यक्ति है, जो डायग्नोस करने वाली व्यक्ति है, वो इसकी इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि वो पिन पॉइंट ये डायग्नोस कर सके कि जो दर्द है पेशेंट को, जो परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसका पिन पॉइंट डायग्नोस हो, ऐसी व्यक्ति के अंदर क्षमता होनी चाहिए। वो चाहे साधन वापरे न वापरे वो अलग बात है। द टेक्निकल एडवांस ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस was more than adequately replaced by the intuitional capability of the physicians of ancient India, though there certainly always have been laid down rules for proper diagnosis. तो पहले के ज़माने में जो थे वैद्य वगैरह थे वो लोग कोई साधन वगैरह उपयोग नहीं करते थे, पर इंट्यूशन उनका एक इंट्यूशनल कैपेबिलिटी थी, उसके द्वारा वो
डायग्नोसिस करते थे। आज के उसका एक रिप्लेसमेंट हो गया अभी आज क्योंकि अभी के हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह में भी इतनी इंट्यूशनल कैपेबिलिटी रही नहीं है, तो उनको तो फिर साधन के ऊपर ही ये डायग्नोसिस के लिए और साधनों का ही उपयोग करना पड़ेगा। पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, वो लोग का जीवन ही ऐसा था कि वो ध्यान वगैरह पूजा पाठ वगैरह जो करते थे, इसके द्वारा जो शुद्ध मन था, तो शुद्ध मन के अंदर इंट्यूशन होता था और इंट्यूशन से वो लोग परफेक्ट डायग्नोसिस कर सकते थे। आज अभी ज़्यादा साधनों का उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है, पर सबके लिए कुछ प्रकार के रूल्स तो बनाए गए। द नॉर्मल मेथड ऑफ डायग्नोसिस इज टू चेक द ब्रेथ बाय होल्डिंग द बैक of the palm below the nose and moving it towards or away from the nose to note the characteristic of breath and the particular combination। ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अभी ये कौन सा श्वास आपका चल रहा है, वो अगर आपको मेजर करना है, आपको नापना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपका हाथ जो है वो उल्टा करके, मतलब पाम जो है वो नीचे और जो उल्टा हाथ है वो थोड़ा नाक के करीब रखो और फिर श्वास को बाहर फेंको और फिर देखो कि कहाँ टच होता है। अगर वो श्वास फोर्सफुली लगता है तो ज़रा और हाथ नीचे करो, हाथ ऊपर नीचे करके आपको पहले तो उसकी जो ये है, जो स्पीड है या फ्रीक्वेंसी है, वो आपको पता चलेगी कि भाई कितना ये फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है। दूसरा, कितना ये लॉन्ग है या शॉर्ट है, वो आपको पता चलेगा। फिर स्किन के ऊपर जो उसका टच होगा, उसके द्वारा आपको ये भी पता चलेगा कि ये वार्म है या कूल है। तो चारों प्रकार के श्वास को नापने का एक सिंपल सा जरिया ये है कि आप हाथ को इस तरह नाक के नीचे रखो और इसको उसके ऊपर श्वास फेंको और फिर देखो कि क्या हो रहा है, इसका नोट करो। ऑल्सो टू बी नोटेड आर द नोस्ट्रिल ऑफ आउटफ्लो एंड द टाइम ऑफ डे और नाइट व्हेन द एग्जामिनेशन टेक प्लेस। तो जब भी आप रात को दिन को जब भी वो उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी नोट रखो और देखो कि कौन से नोस्ट्रियल से उसका आउटफ्लो हो रहा है और किस तरह का हो रहा है। ए फर्दर पॉइंट टू चेक इज वेदर द ब्रेथ इज ऑफ टेम्पररी नेचर और डीप सीटेड इन origin, that is whether the symptoms of ailment are of a passing nature or are deep down in the system। अब इससे ये भी पता चलेगा कि भाई ये जो है वो टेम्पररी नेचर का है या डीप डाउन उसका ये है। अगर वो टेम्पररी है तो वो ठीक है, पर अगर डीप डाउन में होता है सिस्टम का तो वो कुछ गहरे एलिमेंट का वो सजेस्ट करेगा। इफ इट इज फॉर्मर बोथ नोस्ट्रिल्स विल फ्लो अनइवनली। फॉर्मर मतलब जो टेम्पररी नेचर वाला होगा तो वो अनइवनली वो काम करेगा। बोथ नोस्ट्रिल्स विल फ्लो अनइवनली, वन बीइंग मोर ओपन देन द अदर। उसमें एक श्वास ज़्यादा कोई भी चलेगा। जब वो टेम्पररी होगा तो क्या होगा कि आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि कोई एक श्वास जो है, एक नोस्ट्रिल है वो एकदम ज़्यादा खुला है, ओपन है, और दूसरा थोड़ा कंजस्टेड है, ऐसा लगेगा। पर अगर वो लेटर है, मतलब दूसरा है वो परमानेंट वाला है, इफ द लेटर वन नोस्ट्रियल विल बी ओपन एंड द अदर क्लोज। अगर वो परमानेंट प्रॉब्लम वाला अगर वो है उसका, तो किसे पता चलेगा कि इसमें एक नाक पूरा खुला होता है और दूसरा पूरा बंद होता है। इस तरह का होगा तो समझना है कि वो कोई अंदर डिसीज पड़ा हुआ है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो ये सब ऑब्जर्व हमेशा टाइम टू टाइम आप करोगे तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी इसका ऑब्जर्व करते करते कि भाई ये क्या स्थिति क्या है, वो आपको बताना शुरू कर देगा। फॉर मेडिकल पर्पस डे एंड नाइट आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल लेंथ। अब नॉर्मल कोर्स में हमारा जो है वो हम सूर्योदय और सूर्यास्त का तो हर सीज़न के अंदर टाइमिंग अलग हो जाते हैं और हमारी धार्मिक क्रियाओं के अंदर भी इस तरह सूर्योदय और सूर्यास्त को ध्यान में लिया जाता है। पर मेडिकल पर्पस में उसका फिक्स है, सुबह से 6
से लेके शाम का 6 तक का जो टाइम है उसको डे कहा जाता है, और शाम का 6 से सुबह का 6 का टाइम जो है उसको नाइट कहा जाता है, रात्रि कहा जाता है। Day is from 6 a.m. to 6 p.m. and night is from 6 p.m. to 6 a.m. on the next day, irrespective of season and sunlight. तो उसमें सीजन और सनलाइट का कोई ये नहीं है, कोई भी सीजन हो, पर ये 6 सुबह के 6 और शाम के 6 ये फिक्स है फॉर मेडिकल पर्पज। The 12 hours of each day and each night are divided into 8 periods of 90 minutes each. अब ये जो है वो 12 घंटा है, 12 घंटे का जो दिन है उसको 8 विभाग के अंदर, क्योंकि 90 मिनट्स के अंदर हमें उसको डिवाइड करना है, तो वो 8 बार उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 पीरियड ऑफ 90 मिनट्स ईच। These periods are based on the various forces that our planet Earth discharges into the soil, water and air to be utilized by the organic biosphere and especially the individuals with the 12 mixed breaths. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, कई लोगों को पता नहीं है कि भाई हम शब्द तो वापरते हैं, ये प्राण है, ये श्वास है वगैरह, तो प्राण आता है कहाँ से? तो प्राण जो है वो पृथ्वी हर टाइम टू टाइम अंदर से, उसके अंदर वो कोर के अंदर ये प्राण पड़ा रहता है। एक्चुअली ये प्राण आता है सन से आता है, ये ओरिजिनल प्राण है सन का जो हम ले रहे हैं, पर सूर्य से जो प्राण आ रहा है वो इतना स्ट्रोंग होता है कि हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम वो ले ही नहीं सकता, और लेने जाए तो वो कोलैप्स हो सकता है, टूट जाएगा। तो इसीलिए एक नेचर ने इतनी बड़ी कृपा की है, उसको एक प्रोसेस बनाई है कि जिसके द्वारा वो प्राण को माइल्ड बनाता है, क्योंकि सूर्य का प्राण सीधा हम ले नहीं सकते और प्राण के बिना तो जीवन भी संभव नहीं है। तो क्या करता है कि पृथ्वी सूर्य का प्राण ले लेती है और अंदर उसके कोर के अंदर उसको फिर चर्निंग करती है, और चर्निंग करके उसको माइल्ड बना देती है। जिस तरह हमने देखा ना 7 ग्रेड, तो अलग अलग ग्रेड का प्राण वो बनाती है, और फिर वो अपनी जो सरफेस है, सरफेस से वो बाहर फेंकती है। तो सरफेस में सॉइल, वाटर, हमने देखा ना, सॉइल, वाटर एंड एयर, तो ये 3 जगह से वो धरती पर में से ये प्राण बाहर निकलता है, और फिर वो हम जो कोई ऑर्गेनिक लाइफ है, किसी भी प्रकार की पृथ्वी के ऊपर ऑर्गेनिक लाइफ है, वो सब इसी प्राण का हम अपने अपने हिसाब से अपने अपने ग्रेड में उसका उपयोग करते हैं हम। और जो 12 प्रकार के जो मिक्स ब्रेड बताए ना जो लास्ट में, वो वाली व्यक्ति भी इसी का भी ही उपयोग करती है। दिस इन्फ्लुएंसेस हैव डेफिनेट इफेक्ट ऑन द माइंड बॉडी सिस्टम, ऑन थिंकिंग एंड इमोशंस। ड्यू टू दिस वी हैव आवर पर्टिकुलर मूड्स, वी थिंक एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर फैशन। तो इसके ऊपर सब आधार है, हमारी पूरी साइकोलॉजी है, हमारे जो इमोशंस है, हमारी विचारना है, सब कुछ का आधार इसके ऊपर ही है कि आप जो प्राण पृथ्वी फेंकती है इसमें से किस प्रकार का प्राण कैसे आप लेते हैं, कौन से नोस्ट्रियल से लेते हैं, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार की है, इसके ऊपर आपका पूरा जो अंदर की साइकोलॉजी है, आपका अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसका पूरा आधार इसके ऊपर ही है। Provided certain practices involving work on oneself have been carried out, then even in the most harmful periods, good results can be obtained. तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप रेगुलरली सब प्रैक्टिस करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि भाई ये हार्मफुल प्राण है या उग्र प्राण है, उसका भी फिर आप आगे जाके उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि तावैया जी एक एग्जांपल देते थे कि भाई नॉर्मल कोर्स में आप 1 से 4 के अंदर राइट नोस्ट्रियल को बंद कर दो, क्योंकि उस दौरान पृथ्वी जो है वो बहुत कुछ उग्र प्रकार के प्राण को बाहर फेंकती है, और वो उग्र प्रकार के प्राण अगर हमारा राइट नोस्ट्रियल से अंदर जाएगा तो हमारी साइकोलॉजी, हमारी जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करेगा, और इसीलिए वो कहते थे कि राइट नोस्ट्रियल उस समय बंद कर देना चाहिए। तो पर दूसरा भी पार्ट उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का बॉडी तैयार है योग के कारण,
तो वो अगर वही प्राण को राइट नोस्ट्रियल से अंदर लेता है तो वो उसके लिए और एनर्जी बन जाएगा, वो उसके लिए पॉजिटिव चीज़ बन जाएगी। तो कहने का मतलब हमारा प्रिपरेशन कितना है इसके ऊपर आधार है। चीज़ तो वही है, पर अगर एक जैसे कि खाना है, एक बीमार आदमी है वो हैवी फूड नहीं खा सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति है वो हैवी फूड खा सकता है। इसी तरह जो ये हैवी प्राण जो है, उग्र प्राण है, वो एक सामान्य आदमी उसको पचा नहीं सकेगा, पर जिसका बॉडी योग से तैयार है वो व्यक्ति उसको आराम से पचा सकता है। द फ्लो ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन whether cure is possible or not and whether it will be quick or long drawn out। अब ये जो जब हम श्वास का ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम देखते हैं, तो उससे भी एक और भी पता चलता है कि भाई ये इससे ये कैसा श्वास है। अगर कुछ पर्टिकुलर टाइप का श्वास होगा तो उससे जो इसके रिलेटेड जो डिसीज़ है वो क्योर नहीं हो पाएंगी, आप कुछ भी कर लो। पर अगर कोई दूसरी टाइप का श्वास चल रहा है, उसको वो ऐसा है कि उसका होना से हो सकता है कि आपको कोई ट्रीटमेंट का फ़ायदा मिले और आप क्योर हो सकते हो। तो अगर बीमारी लंबी चलती है, बीमारी की लंबी अवधि होगी या कम अवधि होगी, वो भी हम श्वास से जान सकते हैं। So the potency of the medicine to be prescribed must be considered along with the various aspects of the techniques of nostril blocking। तो nostril blocking के साथ में अलग अलग पोटेंसी की मेडिसिन जो खास करके होम्योपैथी में दी जाती है, इस तरह की मेडिसिन दी जाएगी। तो दो चीज़ होगी, एक तो नोस्ट्रियल ब्लॉक करेंगे तो वो जो गलत रूप में श्वास चल रहा है वो बंद हो जाएगा, जो गलत कैरेक्टरिस्टिक्स वाला श्वास चल रहा है वो बंद हो जाएगा। और दूसरा साथ में जो पर्टिकुलर पोटेंसी की मेडिसिन देते हैं, ये दोनों मिलके वो व्यक्ति का क्योर होने की संभावना बहुत हो सकती है। एक्सपीरियंस शोज दैट ट्रीटमेंट बाय ब्लॉकिंग द नोस्ट्रियल एट पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ द डे एंड नाइट though slow is sure and can be aided by simple medicine। तो इनका क्योंकि खुद का तावरिया जी का बहुत लंबा अनुभव था, उनके यहाँ हर सोमवार को लोग मेडिसिन के लिए आते थे। उन्होंने एक दिन ओपन रखा था शाम का, तो शाम को लोग उनके यहाँ मेडिसिन के लिए आते थे, तो वो होम्योपैथी की मेडिसिन देते थे। और साथ में ये उनका डिसीज देखकर उनको तो क्योंकि स्वर्णादि शास्त्र का बहुत गहरा अभ्यास था, तो वो तुरंत बोल देते थे कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम में ये तुम्हारा पर्टिकुलर नोस्ट्रियल बंद कर देना। उसको टाइम और नोस्ट्रियल बता देते थे कि ये एलिमेंट को क्योर करने के लिए ये टाइम में तुम नोस्ट्रियल को बंद कर देना, और उसमें साथ में कुछ सिंपल होम्योपैथी की मेडिसिन भी देते थे। तो ये इनका बहुत गहरा अनुभव था और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होता था, और इसलिए बाद में तो बहुत लोगों का आना फिर हो गया था, लोग बढ़ते ही जाते थे आने का। वेरी फ्यू पीपल हैव स्पेसिफिक एलिमेंट्स विच आर इजियर टू हील, द मेजोरिटी हैव कॉम्प्लिकेशंस, सो दैट प्लगिंग ऑफ द नोस्ट्रियल इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। अब ये एक प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक डिसीज होता है, जैसे कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, तो तावरिया जी ने उसमें कौन सा नाक किस तरह प्लग करना है वो बताया हुआ है, उसमें साथ में कौन सी एक्सरसाइज करना है वो बताया हुआ है। अब अगर कोई मल्टीपल डिसीज है, ज़्यादा डिसीज है, तो उसके अंदर अलग अलग टाइम में ये नोस्ट्रियल को ब्लॉक करना पड़ता है, तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाती है कि भाई अभी ये टाइम में राइट को ब्लॉक करो, फिर थोड़े घंटे के बाद में अब लेफ्ट को बंद करो। इस तरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, पर फिर भी उसका भी वो समाधान है। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उसका क्रॉनिक एलिमेंट भी है, वो भी अच्छा हो सकता है। While hearing the history of the person to be treated, one is by experience able to find out which emotions are uppermost in the psyche and which are related to the element in question।
तो वो अनुभव से व्यक्ति जान सकता है, उससे बात करने से ही पता चल जाएगा कि भाई उसका अपर मोस्ट इमोशंस क्या है, उसके अंदर कौन सी ज़्यादा इमोशन डिस्टर्ब इमोशंस है, और फिर उसके मुताबिक वो ये एलिमेंट को ट्रीट करेगा दवा से और ये प्लगिंग ऑफ द नोस्ट्रियल से। The plugging of the nostril is sometimes ineffective, not because the system of Swarnadi Shastra is inadequate. अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ये बताया तो जाता है पर इसका रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट नहीं आता है इसका कारण ये नहीं है कि स्वर्णादि शास्त्र में कोई खामी है, बट बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू सिंपल a treatment for serious ailment, so that people fail to follow strict timings for plugging. This can result in psychological setback to the system. अब प्रॉब्लम यही है, हमारी साइकोलॉजी क्या है कि सिंपल चीज़ पचती नहीं है, इसीलिए तो 3 स्टेप बहुत लोग लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। वो करते हैं फिर लगता है कि उसमें क्या, ये तो खाली लंबे सांस लेना छोड़ना, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लोगों को लगता है और फिर ये छूट जाता है। इसी तरह प्रॉब्लम ये है कि जब बताया जाता है कि ये टाइम के अंदर ये नोस्ट्रियल को प्लग करना, तो लोगों को लगता है कि यार इससे क्या मेरा डिसीज ठीक हो जाएगा, इतना पुराना डिसीज है, इतने डॉक्टरों की ट्रीटमेंट की है, फिर भी अभी ये मीठा नहीं है और खाली ये रुई डालने से मेरा कुछ डिसीज ये हो जाएगा। तो लोग को श्रद्धा नहीं बैठती है और इसीलिए इसका रिजल्ट नहीं आता है। The periods for blocking the nostrils are very precise and decisive. तो उसका वो जो नोस्ट्रियल उसका टाइमिंग जो है वो एक निश्चित होता है और उसका डिसिसिव टाइम होता है, निर्णयात्मक टाइम होता है, उसी टाइम वो करना पड़ता है। अब उसके बाद में लास्ट में उन्होंने ये जिसको हम चौगड़िया कहते हैं, वो जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बताते हैं, इस तरह का चौगड़िया का टेबल बताया है। वो यहाँ तो हेतु ये है कि इसमें जो उन्होंने आगे बताया ना कि 12 घंटे में 8 समय होता है 90 मिनट का, तो यहाँ ये बताया है उन्होंने कि भाई सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक का पहला पीरियड है 90 मिनट का, और उसके अंदर सोम से लेके रविवार तक कौन से ये चीज़ जिसको ऑस्पिशियस वर्ड कहते हैं और जिसको अनऑस्पिशियस, जैसे आपने ये सब सुना होगा, जैसे कि इसके अंदर बताते हैं भाई अमृत शुभ लाभ, इसको ऑस्पिशियस ये वर्ड कहते हैं, अमृत शुभ लाभ। तो ये कौन से टाइम के ऊपर कौन सा ये है, क्या चल रहा है घड़ी में, तो इसीलिए ये यहाँ बताया है कि अमृत शुभ लाभ जो है वो ऑस्पिशियस है और 3 अशुभ है, अनऑस्पिशियस है, उसमें काल, उद्वेग और रोग है, और एक मध्यम ऑस्पिशियस है, उसको चल कहते हैं। इस तरह के 7 प्रकार के ये ऑस्पिशियस वर्ड बताए गए हैं। अब चौगड़िया शब्द कैसा है कि इसके 4 घड़ी जो है उसको चौगड़िया कहते हैं, और पहले के ज़माने में एक घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती थी, तो 4 घड़ी मतलब 96 मिनट, तो यहाँ 96 के बदले में 90 मिनट से यहाँ दी गई है कि भाई 90 मिनट्स में नॉर्मली एक नोस्ट्रियल चलता रहता है हेल्दी व्यक्ति का। तो इसीलिए ये 8 बार, ये 12 घंटे में 8 बार अलग अलग ये चलता रहता है इस तरह का, और यह पूरा उसके अंदर ये टाइमिंग दिया है नाइट का और दिन का, और उसके साथ में ये जो है वो उसका ये वर्ड भी दिए हैं, और कहते हैं कि भाई इसका हर एक दिन की जो शुरुआत होती है, तो वो जैसे कि भाई रविवार है तो रविवार को 6 से 7:30 में उद्वेग है, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो इस तरह ये पूरा बनाया हुआ है, इसकी डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, और मुझे तो बहुत डिटेल में पता भी नहीं है ये वर्ड क्यों डाले हैं कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे 6 के 7:30 में सूर्य रविवार को उद्वेग है पर सोमवार को फिर अमृत हो जाता है, तो वो किस हिसाब से वी डोंट नो, और वो हमारा कोई विषय भी नहीं है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग
और बहुत जानने लायक चैप्टर था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और ख़ास प्रयोजन यही था कि भाई ये जो 24 प्रकार के श्वास जो है वो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि कौन सा हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि इसके साथ में हमारी साइकोलॉजी जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ लेक्चर समाप्त होते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया है। फिर भी कोई ख़ास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और जिनको जल्दी है वो जा भी सकते हैं, जिनको प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। ભાવનાબેન ચૌહાણ. हाँ મને છે ને પેલું વર્ટિસ થઈ ગયો હતો ને, हाँ એ હવે એક ટેબ્લેટ સવારે એક ટેબ્લેટ લઉં છું, અને મારથી પેલું ઝટકા મારવા ના પાડેલી છે, એટલે 36 રીધમ પર હું સ્વાઈસો નથી કરી શકતી. ઓકે અત્યારે 12 પર કરું, અને કોટનનો પ્રયોગ મને કેટલા વાગ્યા સુધી કરવાનો તે મને કહેજો. ઓકે, હું જોઈ લઈશ કોઈ આની અંદર હશે તો પર્ટિક્યુલર જાણ કરીશ તમને. हाँ ओके ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक कोई और सब्जेक्ट लेके उपस्थित होंगे। सबका आभार, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। हाँ थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू, थैंक यू।